नमस्कार, मैं हूँ तान्या चतनानी। आप सभी के आगे लेके आ रही हूँ योगा से संबंधित कुछ बातें, जो ऐसी हैं कि हम योग तो करते हैं, लेकिन योग को करने से पहले योग को समझना योग क्या है, उसकी उससे करते समय आपको क्या प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपकी लाइफ में जब हम योग की इम्पोर्टेंस समझने जाते हैं, तो योग क्या है? क्या है योग? योग है मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना ही योग है। इसमें आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ कन्वर्ट होती है, इम्प्रूव होती है। समत्व योग उच्यते, मतलब जिसकी जो योग करते हैं उन्हें हमेशा अपनी जीवन में स्तर में एक लेवल सा ऐसा आ जाता है जिसमें दुख में भी वो ज्यादा दुखी नहीं होते और खुशी में भी वो ज्यादा खुश नहीं होते। तो योग का मतलब क्या है? योग हमारे शारीरिक, सिर्फ हमको तोड़ना मोड़ना शरीर को, यही सिर्फ योग नहीं है। योग में हम मानसिक स्तर को भी दृढ़ बनाए, यह भी योग में इंक्लूड होता है। और अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो मुद्रा, ध्यान, यह सब भी योग का ही एक पार्ट है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रही हूँ कि हम योग करते टाइम उनको ध्यान रखें, तभी योग के फायदे हमें पूरे रूप से मिल सकते हैं। सबसे पहले तो योग करने से पहले हमारे खाने में क्या टाइम डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। सुबह खाली पेट आप योग का अभ्यास करें, शाम को अगर आप योग का अभ्यास करें तो कम से कम 3 घंटे का अंतराल आपको आपके योग में और खाने में रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंजरी है तो आप योग का अभ्यास ना करें। इसमें आपके अगर पेट से रिलेटेड कोई चीर-फाड़, कोई ऑपरेशन किया हुआ है तो आप योग का अभ्यास ना करें। योग हमेशा अंडर गाइडेंस ही करना उचित रहता है। कई लोग है ना, आप सोशल मीडिया पे देख के, यूट्यूब पे देख के आप योग को फॉलो करते हैं। ये बुरी बात नहीं है कि अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है कि आप नहीं से तो आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वह, अगर आपको प्रिकॉशन, जैसे अब आपको हाई बीपी है या लो बीपी है, वो करवा रहे हैं, अगर आपको हाई बीपी है, उस आसन को करने से आपका हाई बीपी और बढ़ जाए तो क्या करेंगे आप? आप तो स्वस्थ होने के लिए चले थे, लेकिन आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अंडर गाइडेंस योग करना बहुत जरूरी है कि किसी निर्देश कोई आपको दे, कोई टीचर हो, उसके अंडर गाइडेंस आप योग की अभ्यास करें। जैसे आप कोई भी आसन करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। यह आपकी बीमारी पे डिसाइड करते हैं। आपके अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें आप ये योग करें या ना करें, यह टीचर आपको बताएगा, उसके बाद ही इसे फॉलो करना चाहिए। अब जैसे देखा जाए तो एज से रिलेटेड हम देखें, अब बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं तो फिर अब उन्हें हम हर आसन तो नहीं करवा सकते ना। उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके अकॉर्डिंग ही रहेगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लग जाती है, बहुत सारी डेफिशिएंसी बॉडी में एक एज फैक्टर को देखते देखते होने लग जाती है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, अगर आप 60-70 एज आपकी जो भी है, आप इजीली 50 प्लस है, 60 प्लस है, तो आप इजीली इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं आपको तो आप इन एक्सरसाइजेस को ना करें। अब सबसे पहले मैं एक पहला अभ्यास आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है आपको अपनी सांस पर। अगर सांस बिल्कुल सही तरीके से लेना आपको आ जाएगा तो आधी बीमारियां आपकी उसी प्रकार ही ठीक होती चली जाएंगी। इसमें सबसे पहले ध्यान आपको अपनी श्वास पर रखना है। सबसे पहले मन को शांत कीजिए, शरीर को एकाग्र कीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार की हलन चलन मत रखिए। बस आप यही समझिए कि आपको अपना समय सिर्फ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखने में लगाना है। इसमें अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को बनाए रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस खाली कीजिए।
से 30 बार इस प्रक्रिया को बनाए रखिए। दूसरी क्रिया, चिन अप करेंगे एंड 30 टाइम्स फास्ट ब्रीदिंग। मन को शांत रखिए, अपनी सांस को सुनने की कोशिश कीजिए। एक बात जरूर याद रखिए, इस समय में यह श्वास आपको बहुत कुछ देकर जा रही है। जितना हो सके इसके बेनिफिट्स समेट लो, इसका प्रॉफिट उठा लो, क्योंकि ना ये समय वापस आता है और ना ये सांस। तो अब मैं आपको अपनी सांस की तीसरी क्रिया बता रही हूँ। इसमें आपको टंग को बाहर निकालना है, रोल करना है अपनी टंग को और सांस को अंदर लेना है और मुंह को पूरे तरीके से फुलाना है। जितनी देर आप अपनी एयर को माउथ में लॉक कर सकते हैं लॉक कीजिए और धीरे धीरे नाक से सांस को खाली कर दीजिए। इसी प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बैठे बैठे यौगिक क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप आराम से कर सकते हैं। अगली क्रिया, स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन। धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को रोटेट कीजिए। इसमें आपके शोल्डर्स, स्पाइन, नेक, हैंड से रिलेटेड मूवमेंट होने लगेगा। ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे प्रत्येक मांसपेशी तक पहुंचेगा। 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। आपकी अगली क्रिया है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में पहले सांस भरिए, सांस खाली कीजिए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने राइट शोल्डर को चिन से टच कीजिए। जितनी देर सांस रोक सकते हैं सांस को रोकिए। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए सामने पुनः स्थिति में आ जाइए। यही प्रक्रिया दूसरी बार भी दूसरी तरफ भी करें। मन को बिल्कुल शांत रखिए। अपनी सांसों को धीमा और गहरा करने की कोशिश कीजिए। अगली एक्सरसाइज, अगला व्यायाम हमारे हाथों से रिलेटेड। धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे। पहले दोनों हथेलियां रिस्ट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। 10 बार करने के बाद अपने फिंगर्स को अपनी तरफ धीरे से प्रेस कीजिए। कोहनी सीधी रहेगी। आपकी रिस्ट पे, आपकी कलाई पे आपको खिंचाव महसूस होगा। 20 to 30 टाइम्स आप इसे रोक कर रखिए और धीरे धीरे रिलैक्स। अब जैसे आपने ऊपर की तरफ खिंचाव दिया, अब इसको रिवर्स नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए। 30 टाइम्स होल्ड,
अब यही क्रिया दूसरे हाथ के साथ करेंगे। 30 टाइम्स होल्ड। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको फिंगर्स पे, आपको इतना प्रेशर देना है कि आपकी कलाई इस प्रेशर को सहन कर सके, इस खिंचाव को महसूस कर सके। इससे आपकी कलाइयाँ मजबूत हो जाएंगी, आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, आपकी फिंगर्स वेट, जैसे कई लोग होते हैं वो वेट नहीं उठा पाते, जैसे जैसे एज होती जाती है आपकी हथेलियां वीक होती जाती है, आप वेट नहीं उठा पाते हो। अब वेट नहीं उठा पाते तो फिर इसमें इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपकी मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने लग जाती है। ठीक है, अब टो को इन करके मुट्ठी को पूरा बंद करेंगे और रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को ही उल्टा घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसको करते समय आपको फील होगा कि पूरी हाथ की नसें मांसपेशियां आपकी खिंच रही हैं, एक खिंचाव महसूस हो रहा है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, आप कुछ करें। ये ऐसे व्यायाम मैं आपको बता रही हूँ, ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर पे अपने बेड पे बैठ के भी इन छोटी छोटी क्रियाओं को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बोले नहीं व्यायाम कैसे करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम तो है ना कर ही नहीं पाते हैं, हमें को तो ये प्रॉब्लम है वो, क्योंकि एक्सक्यूजेस हमेशा आपके गोल्स को मार देते हैं, किल करते हैं। वो कभी भी एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं कि आपको कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं करने देते। तो अगर आप बैठे बैठे इन क्रियाओं को कर सकते हैं तो आपको छोटे छोटे, एक होता है ना एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार आप छोटी छोटी क्रियाओं को करके अपने प्रत्येक अंग को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, एक लचीलापन दे सकते हैं। अब मैं इसकी अगली क्रिया बताऊंगी। हमारी गर्दन की क्रिया हो गई, हमारी हाथों की क्रिया हो गई, शोल्डर्स की क्रिया हो गई। अब धीरे धीरे आपको पैरों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे पैर वीक होने लग जाते हैं, हमें घुटनों में दर्द होने लग जाता है, ज्यादा चलते हैं तो थकान सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, ये कि जो आप एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पैरों को सीधा कीजिए, कमर को सीधा रखिए। ठीक है, अब धीरे धीरे पंजों को खींचिए, डाउन स्ट्रेच, डाउन स्ट्रेच, डाउन। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई ताकत की जरूरत नहीं है कि इसमें बहुत ताकत लग रही है, हमसे नहीं होगा। और आप महसूस करेंगे आपकी काफ मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच फील होगा आपको। ठीक है, अब इसी क्रिया को 10 बार करने के बाद आप सांस के साथ करेंगे। सांस भरिए, पंजे खींचिए, सांस खाली करते हुए पंजे नीचे, सांस भरिए, अपने पंजों को खींचिए, सांस खाली करते हुए अपने पंजे नीचे, सांस भरिए, अपने पंजे खींचिए, सांस खाली करते हुए अपने पंजे नीचे। 10 बार इस प्रक्रिया को आप दोहराइए। उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं मैं अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखूंगी और अपने घुटने की कैप की एक्सरसाइज करूंगी। मतलब इनहेल करते हुए आपको अपने घुटने की कैप को स्ट्रेच करना है। 10 काउंट तक रोक के रखिए सांस को और अपनी नी मसल्स को होल्ड करके रखिए। फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपनी नी मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं मेरे घुटनों में वाइब्रेशन जो हो रही है। टू 30 टाइम्स इस वाइब्रेशन को फील कीजिए। इसमें अगर आपके नी का किसी भी तरीके से ऑपरेट किया हुआ है तो आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो मत कीजिएगा।
उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस योग की क्रियाओं को फॉलो कीजिए। अब आप इनहेल करते हुए अपने घुटने की कैप को खींचिए खींचिए खींचिए। अब 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सांस खाली और घुटने की कैप को छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराने की कोशिश कीजिए। इनहेल, सांस भरना है, घुटने की कैप को खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सांस को खाली करते हुए उनको रिलैक्स कर दीजिए। अब आपने कुछ एक्सरसाइज भी नहीं की, कोई आसन भी नहीं किया, तभी भी आपके हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, पंजे, पैर की उंगलियां, पूरे लेग्स में ब्लड फ्लो बढ़ गया है, रक्त का संचार बढ़ गया है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस किया है आपने। अब पैर की उंगलियों को चलाइए। ये बहुत इजी गोइंग एक्सरसाइजेस है जो कोई भी कर सकता है। इसे आप बेड पे बैठे हुए शाम को, सुबह को, दिन में किसी भी टाइम पे इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अब अभी एम्प्टी स्टमक नहीं है, हमें अभी नहीं करना, तो इसमें उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपने एंकल को रोटेट करेंगे, अपने एंकल को पकड़ेंगे और पूरा 10 बार घुमाइए अपने एंकल को। जैसे जैसे घुमाएंगे किसी किसी के एंकल में से आवाज आएगी टक टक की। रिवर्स, रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे पैर से। अकॉर्डिंग टू योर टाइम धीरे धीरे जब हम अभ्यास को शुरू कर रहे हैं तब हम 10 बार रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। 2 बार इस रेपिटेशन को फॉलो कीजिए। धीरे धीरे इस रेपिटेशन को बढ़ाइए। 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि आपको अपने आप को पेन देकर, नहीं हमको 5 बार ही करना है, हमको 6 बार ही करना है। अपने आप को पेन देके कुछ नहीं करना है। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत कुछ भी व्यायाम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत मसल स्ट्रेच होती है तो हमें पेन होता है। तो अब ये मत सोचो कि यार आज मैंने ना योगा किया, मुझे तो दर्द हो गया, मैं कल से योग नहीं करूँ, मुझे सूट नहीं कर रहा। क्योंकि शरीर को खराब करने में आपने कितना समय लगाया है, आप सोचिए। शरीर को खराब करने में इतना समय लगाया है तो कुछ समय तो आप शरीर को देंगे तो थोड़ा बहुत दर्द तो हो गई। क्योंकि शरीर को आदत नहीं है कि आप रोज व्यायाम करते हो तो उसे आदत हो जाएगी, पर उसे आदत है कंफर्टेबल जिस जोन में आप रहते हैं उसमें। तो हमारी दिनचर्या को हम थोड़ा सा बदलते हैं तो थोड़ी परेशानी, थोड़ी कठिनाई तो आती है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। यह सबसे जरूरी है कि हम ध्यान रखें। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, अब मैंने आपको जो एक्सरसाइजेस बताई हैं इसमें कंधे, हाथ, अंगुलियां, पैर, घुटने, पंजे, हमने सब कुछ कवर कर दिया। बैठे बैठे आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इजीली। अगले टॉपिक की बात करें, हम अगली बात करें योगा की, तो हम बच्चों पर फोकस करना चाहेंगे पूरा। क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल सारी जो बाहर की एक्टिविटीज हैं, जो हम बच्चे थे जब हम करते थे हमारी बॉडी फिट रहती थी, लेकिन अब उस जगह को धीरे धीरे गैजेट्स ने ले लिया है। बच्चे किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करने से भी थक जाते हैं, जल्दी थकान सी होने लग जाती है। और जंक ने जो बहुत ज़्यादा हमारी फूड में अपनी जगह लेते जा रहे हैं, तो बच्चों को धीरे धीरे कैसे इस चीज़ से दूर करना है, कैसे कैसे हमको उनको मैनेजमेंट बताना है, अवेयर करना है हेल्थ के प्रति। तो आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी बताऊंगी जो हम अपने बच्चों को कराएंगे। अब बच्चों में सबसे पहली जो परेशानी आती है वो ये आती है उनकी हाइट। जंक का इनटेक एक्सेस करने से उनकी हाइट रुक जाती है और उनका वेट बढ़ जाता है, उनका कंसंट्रेशन वीक होने लग जाता है
और सबसे जो मेन प्रॉब्लम आने लग जाती है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है। क्योंकि पहले बच्चे इतना गुस्सा नहीं करते थे, अब वाले बच्चे जो हैं आजकल आप देख रहे हो तो कुछ भी बात होती है वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। पेशेंस लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है बच्चों का। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें कुछ आसन ऐसे होने चाहिए, और आप भी कीजिए। यही नहीं कि हम बच्चों को बोलते हैं नहीं हम आपको करा रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। आप भी कीजिए और उनको भी कराइए, क्योंकि बच्चे ऐसे तो नहीं मानते हैं कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप उसको गेम के रूप में लीजिए, खेल के रूप में लीजिए उन एक्सरसाइजेस को। तो बच्चों को भी खेलने में भी मजा आएगा, आपके आसन और एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी और बच्चों का फन भी पूरा हो जाएगा। अब कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको खड़े होकर बताना चाहूंगी जो हमें बच्चों को नियमित रूप से करानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज है ताड़ासन, स्टिक पोज। अपनी फिंगर्स को इस तरीके से लॉक कीजिए, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए शरीर को बिल्कुल खींचिए ऊपर की तरफ। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं सांस को रोकिए। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को नीचे कर दीजिए। इस आसन को ताड़ासन बोला जाता है। इस आसन को आप 3 से 4 बार अपने बच्चों को करवाइए। स्टार्टिंग आप 30 सेकंड से कर सकते हैं, 20 सेकंड से कर सकते हैं, पर धीरे धीरे इस काउंटिंग को आप बढ़ा सकते हैं। आपका इस आसन को करने से बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है। दूसरा आसन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वृक्षासन। वृक्षासन से क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में जब डिसीजन लेने की बात आती है तो कई बार हमारा माइंड ऐसे थोड़ा सा डाइसी सा रहता है कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो बच्चे कई बार ऐसे होते हैं, ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं। तो बच्चों में एक क्विक डिसीजन पावर होती है, तो वो बच्चों की धीरे धीरे वीक होने लग जाती है एक्सेस गैजेट यूज से। जो मोबाइल का एक्सेस यूज कर रहे हैं उस वजह से जो फिजिकली वर्कआउट भी कम होता जा रहा है हमारा उसमें। तो फिर ऐसे में हमको वृक्षासन का अभ्यास करवाना बच्चों को बहुत जरूरी है। इससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। सबसे पहले आपको अपने पैर को इनर थाई पे लॉक करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खिंचाव देते हुए प्रेयर पोजीशन में आना है। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं रोकिए। सांस खाली करते हुए इस आसन में ध्यान रखने लायक बात यह है कि आपको किसी भी तरीके से अपने एंकल का प्रेशर अपने घुटने पर नहीं देना है। अगर बच्चों का बैलेंस नहीं बन रहा तो बच्चों का बैलेंस नीचे ही बनाने की कोशिश कीजिए, नीचे या थाई से ऊपर। किसी भी तरीके से इस एंकल का वेट आपके नी जॉइंट पे नहीं आना चाहिए। इस बात का आप मोस्टली ध्यान रखिए जब हम बच्चों को करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने राइट पैर से कंप्लीट किया इसे लेफ्ट पैर से भी पूरा करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन। सांस खाली करते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस खाली कीजिए। रिलैक्स। अब बात आती है बच्चों को फन रिलेटेड, फन फिटनेस की एक्सरसाइजेस करवाने की। जबकि फन का फन हो जाए और फिटनेस की फिटनेस मेंटेन हो जाए। तो ऐसे में बच्चों को, जैसे आप बच्चों के साथ, इसमें आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कोई भी एक हैंकी आप रख लीजिए, उसके बाद हेड बोलते ही बच्चे को हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। जब वो टो को टच करेगा उसके घुटने सीधे रहने चाहिए। जब वो घुटने को टच करेगा उसके घुटने बैंड रहने चाहिए। ठीक है,
अब जैसे जैसे आप बच्चे को, यही आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपका कंसंट्रेशन मेरी वॉइस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसमें हेड, शोल्डर, नीज एंड, अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके बताऊंगी। जब बच्चे को बोलेंगे कि नहीं अब आप गेम से आउट हो गए, और जैसे लास्ट में बोलना है कैच, अगर वो बच्चा आपके साथ कंसंट्रेशन में रहेगा, कंसंट्रेशन पूरा उसका उसके हैंकी पर रहेगा, तो फिर वो उस हैंकी पे ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी के जो एक्सरसाइजेस आपने बताई, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, वो कवर करते हुए जल्दी जल्दी उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा। इस बीच उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि बाहर क्या हो रहा है, मैं ये कहाँ था, कुछ भी, मतलब उसे मजा आने लग जाएगा, वो इंजॉय करने लग जाएगा अपनी फिटनेस के साथ, अपनी बॉडी के साथ इस गेम को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, हेड हेड हेड। इसमें आप चाहते हैं थोड़ा सा इंटेंस कि बच्चे के पैरों की भी एक्सरसाइज हो, तो बच्चे को जंप करते हुए करवाइए, हेड, शोल्डर, नीज, टोज, हेड 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 हेड। जब आप शोल्डर बोल ही नहीं रहे, अगर बच्चा शोल्डर पे हाथ रख रहा है, तो आप बच्चे को बोलो कि कंसंट्रेशन ऑन माय साउंड, कंसंट्रेशन ऑन माय साउंड। वो आपके आवाज के साथ ही अपना कंसंट्रेशन बनाए रखे, और लास्ट में जब कैच बोलो तो वो हैंकी को उठा ले। तो इसी तरीके से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आप 7 to 8 टाइम्स बच्चे को करवाएंगे, वो रोज आपसे आके जिद करेगा कि मम्मी आप ये गेम मेरे साथ प्ले करो। ये खुद मेरे साथ भी होता है कि जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ तो वो खुद बोलते हैं कि आज एक बार यही गेम वापस प्ले करना है। इसके साथ बच्चों की फिटनेस भी मेंटेन हो जाती है और फन भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम अगले आसन की बात करें। अब अगले आसन की बात करें तो है संतुलन आसन, इट्स प्लैंक पोज, जो बहुत जरूरी है हर बच्चे को करवाना आपको। इससे हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट आता है, मतलब पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक आपके हर बॉडी पार्ट पर इसका इफेक्ट फील होने लगता है। जिस पार्ट पर एक्सेस फैट क्रिएट होने लग जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, वहां से धीरे धीरे इस प्लैंक की होल्डिंग के साथ साथ वो फैट बर्न होने लगता है। आप इसकी होल्डिंग 10, 20 अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना बच्चे को स्टार्ट करवाइए। 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे धीरे धीरे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लैंक को किस तरीके से आपको अपने बच्चों को करवाना है। ठीक है, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, इनहेल कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, वॉक करनी है आपको। अब दोनों हाथ सीधे और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। बॉडी लाइक अ स्केल, बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी बॉडी। आपके हाथ बिल्कुल शोल्डर लाइन के नीचे रहेंगे, गर्दन सामने रहेगी। जैसे जैसे स्टार्टिंग आप 20 से कीजिए, 30 से कीजिए, आप इसमें होल्डिंग बढ़ाते जाएंगे, आपकी बॉडी में फैट लेस होता जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपका कोर स्ट्रांग होता जाएगा। ये कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे पेट भी कम होने लग जाता है। क्योंकि अभी जो बच्चे एक्सेस जंक की वजह से बैठे रहते हैं, पढ़ाई के टाइम पे भी उनको बैठना ही है। वर्क फ्रॉम होम की बात करें, अभी स्टडी देखा जाए कि बच्चे अभी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, उसके कारण वो एक्सेस टाइम बैठ रहे हैं लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ। तो क्या करें ऐसे में? कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको उससे ही रिलेटेड बता रही हूँ कि वो आपके बच्चों के साथ आप आधा घंटा फन विद फिटनेस का स्पेंड कीजिए और इसी तरीके से उसको कन्वर्ट कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको प्लैंक बताया, अब अगर आप अपने बच्चे के साथ वर्कआउट में इंक्लूड हो ही चुके हैं, तो ये दूसरी एक्सरसाइज को भी फन में क्यों ना इंक्लूड किया जाए। जिस तरीके से आपने प्लैंक किया उसी तरीके से आपका बच्चा भी सामने आप प्लैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्लैपिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 क्लैप का साउंड बनाइए। 10 क्लैप का सेट बना के आप वापस रिलैक्स हो जाइए। 10, फिर ऐसे 2 से 3 सेट बनाइए, मतलब आपको उससे क्लैप करनी है, लेकिन प्लैंक में। इस प्लैंक क्लैप के 3 से 4 राउंड आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हेल्थ के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना है। आप अपनी पढ़ाई को जब टाइम देते हैं, आप अपने मोबाइल को टाइम दे रहे हैं, आप अपने खाने को टाइम दे रहे हैं, तो आप अपनी फिटनेस को टाइम क्यों नहीं दे रहे?
तो यही आपको अपने बच्चों को समझाना है कि ये बॉडी ही है जो हमारी गॉड गिफ्ट है, एक हेल्थी है जो गॉड गिफ्ट है। जब हमारा जन्म होता है इसी शरीर के साथ होता है, जब इसका अंत होता है तो भी इसी शरीर के साथ होता है। सब चीजें आती जाती रहेंगी लेकिन ये शरीर नहीं आएगा, इसी में ही हमको रहना है, इसी के साथ ही हमें रहना है। तो इसे क्यों ना स्वस्थ बना के, जब रहना ही है तो इसे स्वस्थ बना के क्यों ना रखा जाए। चलिए अब बात करते हैं अपने रूटीन फिटनेस की। अगर हम स्वस्थ हैं पूरे तरीके से तो हमें ऐसा कौन सा योग करना चाहिए जो हम डेली रूप से अपने रूटीन में ऐड कर सके। तो अब सबसे बड़ी बात की जाए कि अब जब आसन करने बैठते हैं, जब योगा करने बैठते हैं तो अरे क्या करूं, पता ही नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ जब एक्सरसाइज करने बैठती हूँ ना कि मैं क्या करूँ। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी 5 एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ जो आपकी पूरी बॉडी को आपकी ना फ्लेक्सिबल कर देगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए अपने वार्म अप से। वार्म अप क्यों किया जाता है? वार्म अप इसलिए किया जाता है कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले वार्म अप चाहे आप हाई नीज से स्टार्ट कीजिए, इसी तरीके से 100 हाई नीज कवर कीजिए, जितना हो सकता है अपने नी को अप कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये पहली वार्म अप एक्सरसाइज थी आपकी सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज इज लेग को, दोनों हाथों को कमर पे रखिए और लेग को साइड स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 20 to 30 आपको लेग स्ट्रेच करना है। फ्रंट लेग भी स्ट्रेच करना है, साइड लेग भी स्ट्रेच करना है। फ्रंट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही आपको 30 टाइम्स साइड स्ट्रेच, 30 टाइम्स फ्रंट स्ट्रेच, और वैसे ही दूसरे पैर से आपको लेफ्ट लेग से भी 30 साइड एंड 30 फ्रंट। तो इसी तरीके से आपका वार्म अप रूटीन पूरा हो जाता है। वार्म अप रूटीन होने के बाद आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो पूरी करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है आपको, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है इसमें सांस का ध्यान आपको ये देना है कि जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब सांस खाली कर रहे हैं तो आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। एक बलून की तरह आपको इस क्रिया को अपनाना है। ट्वेंटी टाइम्स ब्रीदिंग, एंड इसके बाद दोनों हाथ कमर पर रखने हैं आपको, एंड वेस्ट रोटेशन। धीरे धीरे अपनी कमर को रोटेट कीजिए। 30 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन, 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें कोशिश कीजिए कि आपके शोल्डर मूव ना हो। अब कई लोग तो सिर्फ वेस्ट रोटेशन देखते ही वो इस तरीके से वेस्ट रोटेशन करने लग जाते हैं, पर इसमें आपका वेस्ट के साथ साथ आपके शोल्डर भी मूव हो रहे हैं। तो डोंट मूव योर शोल्डर्स, आपको शोल्डर को मूव नहीं करना। वेस्ट दैट मीन्स ओनली योर वेस्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। स्पाइन के सबसे लास्ट वाला पॉइंट इट्स कॉल्ड टेल बोन, जिसे टेल बोन कहा जाता है, जहां से हमारी बॉडी की एनर्जी ब्रेन तक सप्लाई होती है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है स्पाइन के थ्रू। अब मैं सबसे पहले आपको उसी का ही कोई आसन बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो आसन है हमारा पाद हस्तासन। ठीक है, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर कीजिए, सांस खाली करते हुए अपने दोनों हाथ अपने पंजों के आगे रखिए। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए इस बीच। जितनी देर रोक सकते हैं रोकने की कोशिश कीजिए खुद को इसी में। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी आपकी, और धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस खाली। यह है पाद हस्तासन। अब इस आसन को करते टाइम आपको
दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आपके घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, आपके घुटने सीधे रहने चाहिए जब आप नीचे जा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ बिल्कुल नीचे तक जाए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप एकदम अपने टो को टच नहीं कर पाएंगे। इसमें जो बिगनर्स होते हैं वो अपने यहीं तक भी रह पाते हैं, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहीं तक जा पाते हैं। कई लोग यहाँ तक जा पाते हैं, कई लोग यहाँ तक जा पाते हैं, कई लोग फर्स्ट टाइम में पूरा टच कर लेते हैं। तो ये उनकी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही है, डिपेंड करता है उस पर कि आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है फॉरवर्ड बेंड करने के लिए। तो आप उसी अकॉर्डिंग जाएंगे। आपको किसी भी तरीके से शरीर के साथ खींचातानी नहीं करनी है कि नहीं, वो कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना कि नहीं वो बोल रहे हैं तो ऐसा ही करना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि ये वाला आसन कर, अरे नहीं उनके तो टो टच हो गए, मेरे तो टो टच नहीं हो रहे, मतलब मैं गलत कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा। तो ये खींचातानी नहीं करनी है आपको, कि जो आपको सिखा रहे हैं वो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, और जिनको देख के आप फॉलो कर रहे हैं वो आप आज से ही फॉलो कर रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को करने के लिए, ठीक है। अब उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बैंडिंग कैसे करनी है। बैंडिंग अब हम जब देखते हैं कि हाँ हमको नीचे झुकना है, सिर्फ नीचे नहीं झुकना, सही तरीके से सही पोस्चर के साथ नीचे झुकना है। इसमें आपके हिप्स, मतलब जहाँ पे मेरा हाथ देख रहे हैं आप पीछे, यहाँ से आपका पार्ट स्ट्रेच होगा, पहले चेस्ट आउट एंड हिप आउट। अब धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रखते हुए आपको नीचे जाना है। अब आप देखेंगे मैं झुक तो गई हूं आगे, लेकिन मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी भी प्रकार का स्पाइन में कर्व नहीं देखेंगे आप मेरे। अगर कई लोग जब गलत करते हैं वो कैसे करते हैं, अब देखिए जब गलत करते हैं तो कैसे करते हैं। अब कितना फर्क है देखिए आप इसमें और इस पोस्चर में। व्हाट इज राइट आप खुद देख सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं कि आपको किसी भी आसन को फॉलो करते टाइम आप उसकी यह महत्वपूर्ण जानकारी देख लें कि नीचे जाना है तो नीचे जाना कैसे है, और नीचे चले गए तो फिर आपके लेग का पोस्चर क्या रहेगा, स्पाइन पोस्चर क्या रहेगा, हैंड मूवमेंट क्या रहेगा, नेक मूवमेंट क्या रहेगा, इसका भी आप ध्यान रखें। सबसे जो बड़ा ध्यान रखना है वो आपको अपनी सांस का रखना है कि हर आसन को अगर सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ परफॉर्म किया जाए तो उसके बेनिफिट्स दोगुने हो जाते हैं, ठीक है। या आपने पादहस्तासन की नॉलेज गेन की, आपने देखा मैंने पादहस्तासन किस प्रकार आपको करवाया। अब इसमें दूसरा आसन मैं आपको बताऊंगी, पर्वत आसन। पर्वत आसन में आपको सीधे खड़े रहना है समस्थिति में। यही पॉइंट जो मैंने आपको पादहस्तासन के लिए बताया था वही पॉइंट मैं आपको पर्वत आसन के लिए भी बताऊंगी। पर्वत आसन जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, पर्वत आसन मतलब माउंटेन पोज। माउंटेन पोज कैसा होता है, लाइक वी, इस प्रकार। तो हमारी बॉडी को भी इस वी के शेप में आपको लेके आना है, ठीक है। अब इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए आपको हिप आउट रखने हैं, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आपको नीचे जाना है। स्पाइन को बैंड नहीं करेंगे बिल्कुल, जो पादहस्तासन का पोस्चर था वो लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी एरिया निश्चित रूप से ही आपके मैट पे रहे और आपकी गर्दन बिल्कुल नीचे। आपको अपनी नाभि को देखना है। आप देखेंगे मेरी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल एक वी शेप में, एक पर्वत आसन के रूप में, एक पर्वत के रूप में दिख रहा होगा आपको। जितनी देर आप अपनी नाभि को देख सकते हैं देखिए। इसमें सांस सामान्य रहेगा, आपका सांस नहीं रोकना है आपको। इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करना है। अब आसन का प्रारूप है यही है कि जैसे जाते हैं वैसे ही उसमें बैक आना है। मैं 5 स्टेप्स में फ्रंट गई थी, 1 2 3 4 5, कम टू पादहस्तासन, और धीरे धीरे सांस भरते हुए मैं वापस ऊपर जाऊंगी और सांस खाली करते हुए पुनः स्थिति में आ जाऊंगी। आपने देखा कि मैं किस तरीके से नीचे गई, किस तरीके से ऊपर आई। अब इसमें जो ध्यान रखने लायक 2 पॉइंट्स हैं आपके,
वो ये है, जो 2 सावधानियां आपको रखनी है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आसन की, जो बिगिनर्स है, उनकी एड़ियां जमीन पे टच नहीं होंगी, ठीक है ना। उसके लिए उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इस प्रकार आप देखिए, जो पहली बार कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे, क्योंकि उनके पैर इस तरीके से एड़ियां उठ जाएंगी। तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पैर तो, मेरी एड़ियां उठ रही हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इस प्रयास को पूरा करना है। एड़ियों को नीचे रखिए, फिर ऊपर कीजिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो धीरे धीरे आपकी काफ मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, हामस्ट्रिंग मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, और वो धीरे धीरे आपकी एड़ियां आपके पंजों को नीचे प्रेशर देंगी, और आपके मैट पे धीरे धीरे आपका पैर टच होने लग जाएगा। तो अब आपने समझा, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, घुटने किसी भी प्रकार से बैंड नहीं होंगे आपके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि किसी भी आसन को करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे सही रूप से, सही पोस्चर के साथ करना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको जिस तरीके से पादहस्तासन और पर्वतासन के बारे में बताया, आप इस तरीके से आसन तो परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन आप उसे प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ परफॉर्म नहीं करते, तो ना आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और ना इससे होने वाले पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाउंडिंग करते हैं जब हम पादहस्तासन में, इसमें आपका पूरा ब्लड फ्लो आपके हेड पे आ जाता है। जब हेड पे आता है तो क्या होता है, इससे हमारा हेयर फॉल कम होने लग जाता है, हमारा पूरा ब्लड फ्लो हमारे फेस पे आने लग जाता है। तो फेस पे हमें कोई भी इश्यूज होते हैं, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो ठीक होने लग जाती है। हमारी पूरा ब्लड फ्लो हमारी आंखों की मसल्स के लिए भी, आंखों की मांसपेशियों के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो आसन तो योग में कहा जाए तो आसन तो एक होता है, पर उसके फायदे अनेक होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इस आसन को कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यही फायदे होंगे। इसके साथ होने वाले फायदे इतने हैं कि आपके पैरों को भी ये आसन स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके फेस को भी, आपके बालों को भी, आपकी स्पाइन को भी। तो हर तरफ से देखा जाए तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी। अगले आसन की अब हम बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी और किस आसन से बढ़ती है। स्टार्टिंग हम सूर्य नमस्कार से तो नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य नमस्कार के बारे में आपने सुना हो तो किंग ऑफ आसना कहा जाता है सूर्य नमस्कार को। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे और सिर्फ आपने सूर्य नमस्कार कर लिए, तो पूरे शरीर का व्यायाम उसी में ही कवर हो जाता है। आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार कीजिए और आपके बॉडी की फिटनेस को मेंटेन रखिए। सूर्य नमस्कार में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन आप उसे सही तरीके से परफॉर्म कीजिए, स्ट्रेचिंग के साथ परफॉर्म कीजिए। सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग बिगिनर्स को बिल्कुल नहीं कराया जाता। ये जैसे जैसे आप एक एक आसन की जानकारी और उसके पोस्चर्स को इम्प्रूव करते हुए परफॉर्म करेंगे, तो वैसे वैसे आप सूर्य नमस्कार का एक एक पॉइंट सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सूर्य नमस्कार करके बताती हूँ। अगर आप ये करोगे तो फिर आपको 10 सूर्य नमस्कार कर लिए तो आपके पूरे दिन का योग कंप्लीट हो गया। 1 घंटे को 15 मिनट में कवर कर लेंगे आप, ठीक है। मैं अब आपको सूर्य नमस्कार बताती हूँ कि आपको सूर्य नमस्कार किस प्रकार करना है। मैट के टॉप से स्टार्टिंग होगी आपकी। मैट के टॉप से शुरुआत कीजिए, दोनों हाथों को खिंचा देते हुए, स्ट्रेच करते हुए। फर्स्ट इस समस्थिति, दोनों हाथों को प्रेशर देते हुए एल्बोज का आपको प्रेयर पोजीशन में आना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अर्ध चक्रासन। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ अपने पंजों के आगे रखेंगे। पादहस्तासन। अब अपने लेफ्ट लेग को बैक करेंगे। इट्स कॉल्ड अश्व संचालन आसना। अब धीरे धीरे दूसरे पैर को बैक करेंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हैंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना, हथेलियों को बिल्कुल नहीं हिलाना, जहां से शुरू किया था वहीं पे ही खत्म करना है। इट्स संतुलन आसना, प्लैंक पोज। धीरे धीरे अपने घुटने नीचे रखेंगे, पंजे फ्लैट करेंगे और चेस्ट को अपने मैट पे टच करते हुए स्ट्रेच योर हिप्स। आपके 8 अंग आपके मैट पे टच हैं। इट्स कॉल्ड अष्टांग नमस्कार। हैंड्स को बिल्कुल मूव नहीं करना आपको, हथेलियां वहीं रहेंगी और सांस भरते हुए
कम टू भुजंगासना। इसमें आपको शोल्डर कैप नहीं बनानी इस तरीके से। कई लोग इस तरीके से भुजंगासन को करते हैं, आपको इस तरीके से बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना। शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, एल्बोज को थोड़ा सा बैंड करते हुए, इसका प्रेशर आपकी स्पाइन पे, आपकी नाभि पे आपको फील होगा। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। सांस खाली करते हुए कम टू पर्वतासना, जो हमने अभी अभी परफॉर्म किया, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले सिखा चुकी हूँ। अब धीरे धीरे अपना सीधा पैर लेके आइए आगे, अश्व संचालना। दूसरा पैर आगे लेके आएंगे, कम टू पादहस्तासना। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अर्ध चक्रासना, एंड कम बैक विद समस्थिति। ये मेरा सूर्य नमस्कार का राउंड पूरा हुआ। इसी प्रकार आपको सूर्य नमस्कार को पूरा करना है। जिस तरीके से मैंने एक किया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग आप इसे परफॉर्म कीजिए। 10 से स्टार्ट कीजिए, 12 लोग 108 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड भी बनाते हैं कि आज हमें वीक में इतने सूर्य नमस्कार पूरे करने हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी टाइम ड्यूरेशन को इस तरीके से अपनी फिटनेस में कन्वर्ट करते चलिए। अब फिटनेस में कन्वर्ट करने की बात आती है और आसनों की बात आती है, तो उसमें अपनी सांस का महत्व बहुत ज्यादा होता है। हम अपनी सांस पे ध्यान दे देना तो हम आधी से ज्यादा बीमारियों से निजात पा सकते हैं। कि अपनी सांसें हैं जो उन पर ध्यान देना, उन पर ध्यान देते हुए उसे कहाँ रोकना है, उसे कहाँ निकालना है, उसे कहाँ लेना है, दैट इज मेन पॉइंट। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आसन करना ही सब कुछ नहीं है, आसन को सांस के साथ करना ही एक ध्यान की प्रक्रिया को भी कन्वर्ट करता है, आपके कंसंट्रेशन को भी कन्वर्ट करता है, आपकी मानसिक और आध्यात्मिक हेल्थ को भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आपको अगले आसन के बारे में बताऊं तो ये है अगला आसन, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज में आपको किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। दोनों हथेलियों को लॉक रखिए, अपने पंजे के नीचे खींच के रखिए अपने पंजों को, और शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अब धीरे धीरे अपने नीज को अप डाउन कीजिए। जितनी देर आप अप डाउन कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। आप कोशिश कीजिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैट से पूरे टच हो रहे हैं मेरे थाइस, मेरे पैर, ये आपके पेल्विक जॉइंट्स पे एक प्रेशर बनाता है, धीरे धीरे आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करता है। हर आसन के बेनिफिट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप एक आसन करेंगे और 10 बेनिफिट्स वहां से उठा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम आपका इन्वेस्ट करना है और बहुत सारा बेनिफिट आपको वहां से उठाना है। तो देखा जाए तो आपको ये डील महंगी नहीं लगेगी जब आप धीरे धीरे जब देखेंगे कि आपकी एज में ही लोग, अरे मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, अरे मेरे को वहां दर्द हो रहा है, ये बोलेंगे, और आप मन ही मन में सोचेंगे मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, इसको पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप खुद सोचेंगे, पर आपको उस वक्त आपको प्राउड होगा अपने ऊपर कि थैंक गॉड मेरी आंखें सही टाइम पे खुल गई और मैंने अपने आप को योग से जोड़ दिया। नहीं तो मैं भी इन सब की तरह आज यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, आज इस डॉक्टर के पास जाना है, आज इस डॉक्टर के पास जाना है। सब अपने बिजनेस को, अपनी प्रायोरिटी पहले देते हैं, अपनी हेल्थ को डाउन करके। बाद में वही वेल्थ जो हम कमा रहे हैं उस बिजनेस से, वो अपनी हेल्थ में डाल देते हैं, अपनी हेल्थ को कमाने के लिए। सोचिए, ये धीरे धीरे पता चलता है हमको जब हम अपनी अच्छी सी वेल्थ को खो चुके होते हैं, हेल्थ को खो चुके होते हैं। वेल्थ को तो उसके ऊपर लगा के खो देते हैं और हेल्थ को पहले ही खो देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे अब मैं बात करूं आपसे कि ब्रीदिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है योगा में। ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर हम किसी भी आसन को अगर सांस के साथ रोकना, ध्यान में रोकना, योग निद्रा में रोकना, योग निद्रा में आप अपनी सांस को देखते हैं, सिर्फ बिल्कुल आप देखते हैं कि आपकी सांस कहाँ से आ रही है, किस किस पार्ट को छूती हुई जा रही है।
कई बार आप देखा जाए ना, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके देखिए। सबसे बड़ा योग तो ये है कि खुद को खुद से जोड़ना। अब अपने आप को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए, सब बातों की एक ही बात, खुद को खुद से जोड़ना। सिर्फ ये काम कर लो, अपनी सांसों को, जिस तरह के भगवान ने आपको, आपके शरीर और सांसों को जोड़ के भेजा है ना, आप इस शरीर को, सांस को और ध्यान को जोड़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या कुछ गेन किया है। योग की बात कर रहे हैं और मेडिटेशन, ध्यान ना आए तो वह योग अधूरा है। पुराने ऋषि मुनि जो होते हैं, पुराने ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने योग हमारे जीवन में लेके आए, जो जिन्होंने योग का इतना महत्व बताया हमें, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इतने टाइम में हमको यही बताया कि हर योग, योग अर्थात क्या है योग? योग यही है कि ध्यान को शरीर के साथ जोड़ना, ध्यान को सांस के साथ जोड़ना ही योग है। अब आजकल का जो टाइम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे देख लो या बड़े देख लो, सबको एक वर्क प्रेशर हर तरीके का, मतलब एक छोटे से छोटे बच्चे को भी एक है ना कि लोड है, दिमाग पे पढ़ाई का लोड है। हर कोई एक है ना बोझ लेके चल रहा है, अपनी ड्रीम्स को लेके चल रहा है, अपनी गोल्स को लेके चल रहा है। इन्हें पूरा करना ही उन्हें एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं, मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना है, गोल्स को पूरा करना है। पर कौन कहता है कि अपने गोल्स को पूरा मत करो? अपने गोल्स को पूरा करो, पर फिटनेस को मेंटेन करते हुए उन गोल्स को पूरा करो। आप गोल्स को तो पता नहीं चल रहा आपको कि क्या तो आपके हाथ में आ रहा है, क्या आपके हाथ से जा रहा है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। आप यही देखिए कि मैं सब चीजों को बैलेंस करके अपने गोल्स को अचीव करूं। अब गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं। एक छोटा बच्चा, चाहे आप एक छोटे से 10 साल के बच्चे को देखिए, तो उसके ऊपर अपना प्रेशर है, मम्मी ने मेरे को ये टॉय नहीं दिलाया, आज मम्मी यहाँ नहीं लेके गई, अभी तक मम्मी ने 1 वीक हो गया कहीं घूमने नहीं गई, उसकी मम्मी देखो उसको कहाँ लेके जाती है। तो मतलब हर तरफ से देखा जाए ना, एक 10 साल के बच्चे की भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, वो कंपेयर कर रहा है, कम्पीट कर रहा है कि है ना, उसकी मम्मी तो ऐसी है, मेरी मम्मी तो ऐसी नहीं है, उसने ऐसा खाना खाया, हमने ऐसा खाना नहीं बनाया, मेरी मम्मी गंदा खाना बनाती है, आप अच्छा खाना क्यों नहीं बना। मतलब बोलने का मतलब कि हर कोई परेशान है। अब हर दिन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे साथ जो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती हैं, और जब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है तो सबसे पहले क्रिएट होती है एंजाइटी, डिप्रेशन। अब क्या है एंजाइटी और डिप्रेशन? क्या है डेफिनेशन इस एंजाइटी और डिप्रेशन की? जो आज घर में अगर 10 मेंबर्स हैं तो 7 को एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ही। तो क्या है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे हम कि पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है क्या? ये एक ऐसी बीमारी है, एक आप माइंड में सेट करते हैं अपना गोल कि मुझे ये करना है, और हम क्या अचीव करते हैं, एक गोल और एक अचीव, इन दोनों के बीच में हमने देखा इतना और हमें अचीव हुआ इतना। तो हमारा जो 70 100 देखा और 75 हमने अचीव किया, जो 25, हम 75 को नहीं देख रहे कि हमने 75 अचीव किया, हम 25 को देख रहे हैं कि हमने 25 क्यों नहीं अचीव किया, मैंने 25 क्यों नहीं अचीव किया। तो उस 25 को अचीव करने के लिए जो दिमाग के संतुलन बिगड़ जाता है ना, और उसके कारण जो हमारे हार्मोन्स का बैलेंस खराब होने लगता है, डिसबैलेंस होने लगते हैं हमारे हार्मोन, और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक एसिड सीक्रेशन करने लग जाता है। जब वो एसिड सीक्रेशन धीरे धीरे हमारे बॉडी पार्ट्स पर, ऊपर से, मस्तिष्क से, ब्रेन से लेके नीचे आता है, वो हमारे धीरे धीरे पहले सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो क्रिएट ही यहाँ पे हो रहा है, उसका घर ही यहाँ पर है। वो क्रिएट होता होता धीरे धीरे गले तक आता है, गले के बाद वो आपको चेस्ट में पेन करता है, बैक में पेन करता है। मतलब आपको नहीं पता कि वो एसिड आपके कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ उसको ढलान दिखेगी वो वहीं चलता जाएगा, और जो वीक पार्ट होगा आपकी बॉडी का वो वहीं पे ही जाके अटक जाएगा। जैसे स्टमक है, आपकी बॉडी का वीक पार्ट है, आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो वो आपको स्टमक पे ही अटैक करेगा। तो ऐसे ऐसे जो एसिड जहाँ रुकेगा जाके वो वहीं के पार्ट को डैमेज करने लग जाता है। आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि कैंसर तो ऐसी बीमारी हो गई है, और भी अलग अलग तरीके की बीमारियां आ गई हैं।
अब अलग अलग तरीके की बीमारियां, पहले तो यही सुनते हैं जब हम, अरे वो उसको कैंसर था, पता ही नहीं चला, 3rd स्टेज में जाके पता चला कि ये ना कैंसर था। क्यों? क्योंकि एक तो हम अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर कभी रहे ही नहीं, दूसरा इग्नोरेंस, हम एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं, अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपने उसके लिए सोचा कि क्यों हुआ? आपने इस डिप्रेशन और एंजाइटी के कॉजेस को कम किया? अगर कम किया तब तो आप सोचिए कि आपको गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पिल्स देगा, एंजाइटी पिल्स, अब ठीक है वो खाओ, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, अब डॉक्टर मुझे नींद भी नहीं आती है। जब आपके अंदर इतना मिसमैनेज किया हुआ है सब कुछ, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। उस नींद को पूरा करने के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन धीरे धीरे आपको यूज टू कर देती है अपना, और आप कोशिश करते हैं ना कि आज मुझे वैसे ही नींद करनी है, आपको नींद नहीं आएगी। आपके माइंड में एक सेटअप ऐसा तैयार हो जाता है कि नहीं, अभी मैं गोली नहीं लूंगी ना नींद की तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं नींद आएगी? क्यों नहीं नींद आएगी? आप कोशिश तो करके देखिए। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे रिलैक्सेशन पॉइंट्स बताऊंगी कि वो आपको डेली रूटीन में करने चाहिए। तो इससे आपका एंजाइटी लेवल अगर है तो कम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो होगा ही नहीं। तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा कि नहीं, आप खुद समझने लग जाओगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मतलब मुझे क्या करना है, आपको खुद पता होना चाहिए उस टाइम पे। एंजाइटी में सबसे पहले चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई बोलेगा तो आपको लगेगा ये क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका बोलना, ये दूर चला जाए यहाँ से। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपको सर में दर्द होने लग जाएगा, आप अपने आप को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देने लग जाएंगे, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ मैं इस दुनिया में, मेरा कोई गोल ही नहीं है, वो सब अचीव करे जा रहे हैं, मैं तो बस ऐसे, मतलब अपने आप को आप हमेशा ही नेगेटिव बोलते जाएंगे, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, नेगेटिव बोलते जाएंगे। तो हमारी बॉडी में नेगेटिव वे, जो नेगेटिव इश्यूज हैं, आपका नेगेटिव बोलते बोलते वो माइंड आपका वैसा ही जनरेट होने लग जाएगा, वैसे ही इंस्ट्रक्शन क्रिएट होने लग जाएंगे। जैसे आप होंगे आपको सब वैसे ही दिखेंगे, मतलब सामने वाला अगर अच्छा भी कर रहा होगा ना तो आपको यही दिखेगा, नहीं इसमें इसका कोई फायदा होगा तभी ऐसा कर रहा है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड कुछ अच्छा किसी के लिए सोच नहीं सकता, सिर्फ नेगेटिव बातें ही, नेगेटिव थॉट्स ही आपके दिमाग में चलते चले जाएंगे। तो अब इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहली बात, सुबह जल्दी उठ के, जो भगवान ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट हमें दिया, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, इस सूरज की पहली किरण को देखिए। उसके साथ जो ये पक्षी जो सुबह सुबह उठते हैं, अपने घोंसलों को छोड़कर इस प्रकृति से जुड़ते हैं, उनकी आवाज सुनिए। गार्डन में जाइए, गार्डन में देख के देखिए, ये फ्रेश ऑक्सीजन, ये पत्ते, ये पेड़ आपको कितना कुछ दे रहे हैं, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इनके कलर्स को देखिए, ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा ये सब आपको देने ही तो आए हैं, बस आप ले नहीं रहे हो। तो मतलब जब आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं तो सब कुछ टेंशन्स को भूल जाइए, आप कुछ हैं भी, भूल जाइए। मतलब एक सूखा हुआ पत्ता होता है ना, जैसे एक पेड़ से सूखा हुआ पत्ता गिरता है और वो अपना डायरेक्शन एक हवा के साथ खुद ही बना लेता है, आपको वो डायरेक्शन अपना इस नेचर के साथ खुद ही बनाना है। मतलब छोड़ दीजिए कि बस जो हो रहा है ना ठीक है, अब मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती हूँ, मैं अपना नया डे स्टार्ट करती हूँ, जो हो गया ठीक है, कल मैंने ये बोल दिया, इसको ये बोल दिया, कल मैंने ये ड्रीम्स थे उसको पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें ना एक लेवल पे रहती है, अब भूल जाइए उन सब चीजों को। अपने माइंड को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा नेचर से कनेक्ट कीजिए। नेचर से कनेक्ट करते ही आपके माइंड में एक हैप्पीनेस क्रिएट हो जाएगी। जब हैप्पीनेस क्रिएट होगी तो अपनी बॉडी में एक हार्मोन का, हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जब वो हैप्पी हार्मोन होगा तो सब आपको अच्छे से लगेंगे, मतलब आपको फैमिली में भी बैठने की इच्छा होगी कि चलो आज बच्चों के साथ थोड़ा सा गेम खेलती हूँ, चलो आज मैं ना कुछ नया बनाती हूँ, आज मैं कुछ नया क्रिएटिव करती हूँ, कुछ भी आपको नया नया और पॉजिटिव करने की इच्छा होगी। तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये नेचर थेरेपी जो होती है ये बहुत ज्यादा वर्क करती है आपके माइंड पे। फिजिकली तो वर्क करती है पर सबसे ज्यादा मेंटली वर्क करती है। अब आप जाते जाते देखेंगे कि हवा
जब ये हवा चलती है और अब नाक से आपकी सांस के थ्रू ये आपके ब्रेन तक जाती है, तो ये अपने आपके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आती है, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते। कंपेयर जरूर कर सकते हो कि मतलब आज गार्डन गई, आपको जो अच्छा लगे, जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है आपको वो काम करने चाहिए। फिर आपको खुद लगेगा कि यार मैं गार्डन गई तो मतलब कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ फीलिंग अच्छी सी हो रही थी। आपको खुद को लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन एक ही बात बोलते हैं, बस अच्छा लगा, जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, आपके नेचर में चेंजेस होने लग जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने लग जाती है। तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट नेचर थेरेपी जो मैंने आपको बताई। दूसरा, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप बैठिए, पहले अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए कि जस्ट आपको सोना ही है। और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे सिद्धासन हो, किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठिए। और तब आपको क्या करना है, डीप इनहेल एक्सहेल करना है आपको 20 टाइम्स। स्पीच आपको कुछ ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं सोचना आपको कि अरे मेरा किचन में ये काम हो रहा है, अरे वो आने वाला है, मुझे वहां जाना था, ये नहीं हुआ, मेरा आज वो काम होना था, मेरी उससे मीटिंग नहीं, कुछ नहीं सोचना। आज बॉस नहीं मिले, कुछ नहीं सोचना। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ योर सेल्फ। आप अपने टाइम को अपने साथ बिता रहे हैं। इतने प्रीशियस टाइम को आप अपने साथ बिता रहे हैं, तो किसी और को क्यों एंट्री दे रहे हैं उसमें? किसी को एंट्री मत दीजिए। सिर्फ ये टाइम आपका है, आपकी प्रायोरिटी है इस टाइम को जीना। और आज सफर कौन कर रहा है हेल्थ से? आप कर रहे हो। आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, आज इसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, कुछ नहीं होगा। किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। आपको ही अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। नोबडी कैन डू फॉर यू। कोई नहीं कर सकता आपके लिए कुछ भी। आज आपका जितना भी कोई करीबी भी होगा ना, तो आप उसको बोलोगे ना, अरे तू बहुत फिट है, तेरे को तू कितना फिट रहता है, आज थोड़ी 1 घंटे की फिटनेस मेरे को दे देना। दे पाएगा वो? नहीं दे सकता। एक यही है, एक यही वेल्थ है जो कोई किसी को नहीं दे सकता। ये हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, ये कोई किसी को नहीं दे सकता। अब मेरे अंदर आज कोई बीमारी नहीं है और सामने वाला मेरे से आधी उम्र का है, लेकिन उसको 10 बीमारियां हैं मेरे से ज्यादा, तो फिर यार इतनी ज्यादा उम्र है, एक भी बीमारी नहीं है उसको, और मैं बीमारी की दुकान हो रहा हूँ। बिल्कुल मतलब होता है ना, क्यों हो रहे हो? भगवान ने तो उसको भी ऐसे इसी शरीर के साथ भेजा था, आपको भी इसी शरीर के साथ भेजा था। क्या आपने अपने शरीर के साथ किया? या आप सोचिए, उस आपने अपने आप को दूसरों के हवाले कर दिया और अपने आप को बीमारी की दुकान बना लिया, और सामने वाले ने अपने आप को अपने साथ ही इन्वेस्ट किया, तो उसने अपने आप को निखार लिया। तो बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक फिटनेस ऐसी चीज होती है, ना हम किसी को दे सकते हैं और ना हम किसी से ले सकते हैं। तो पूरे दिन के 24 घंटे में से आधा घंटा 30 मिनट्स आपको आगे की आने वाली इतनी बड़ी वेल्थ देके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आपकी दूसरी थेरेपी की हम जो बात कर रहे थे, आप सीधे बैठिए। जो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, ये उनके लिए है थेरेपी। मैं उनके लिए बता रही हूँ। सीधे बैठिए, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत, और 10 बार सांस को लेना और खाली करने का प्रयास जारी रखिए। इस समय आपको बस इस शांति को और इन सांसों को जोड़ के रखना है। अब यहीं से ही आपको दोनों हाथ, मतलब आपके कानों को बंद करना है, इनहेल करना है और म का उच्चारण करना है। म मतलब ओ के बाद जो म आता है ना, ओ म वाला,
अब म का साउंड आपको बाहर नहीं निकालना, म का साउंड अंदर क्रिएट करना है, अंदर क्रिएट करना है। और आपके माउथ की भी एक पोजीशन है, उसको ध्यान से सुनिए। आपके टीथ है ना, टीथ ऐसे दबा के नहीं रखने, एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए, मतलब गैप नहीं होने चाहिए आपके टीथ में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी जीभ मुंह में कहीं पे भी टच नहीं रहनी चाहिए, अदर मतलब ऐसे टारगेट रखना है उसको, टंग को कहीं पे भी टच नहीं करना, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी टंग है ना, जो म का साउंड होगा ना, वो आपकी टंग को अटैक करेगा, टंग पे वाइब्रेशन कवर होने लग जाएगा, एक सर्कल कन्वर्ट होने लग जाएगा एनर्जी का, ठीक है, जो आपकी नींद की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, ठीक है। अब इनहेल करेंगे, माउथ का पोस्चर वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। पहले जितनी गहरी सांस भर सकते हैं सांस भरिए, आपने इस वाइब्रेशन को देखा, 2 बार आप महसूस करेंगे ये वाइब्रेशन। जिस तरीके से मोबाइल है, अब हम जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल हमारी पॉकेट में होता है, कोई हमें कॉल करता है, मोबाइल वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होता है तो क्या हुआ, मोबाइल तो पॉकेट में रखा हुआ है, लेकिन पूरी बॉडी फैक्ट होती है जब वो वाइब्रेट होता है ना, और पूरी बॉडी पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स दिखने लग जाते हैं, नेगेटिव फैक्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो यही है, ऐसा ही हमारे इस प्राणायाम के साथ है, मतलब इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ है, कि जैसे हम म का उच्चारण करेंगे, म का उच्चारण होते ही हमारे एक्सरसाइज तो हम यहाँ से कर रहे हैं, पर ये पूरी ब्रेन पे काम करेगा हमारे। म का साउंड पूरा, एक तो कान बंद, तो जो म का साउंड है वो आपके अंदर ही रोटेट होता रहेगा, आपके ब्रेन को, आपकी आंखों को बार बार इंस्ट्रक्शन देगा कि यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू स्लीप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस 9 बार आपको ये चैंट करना है डेली, 21 days 9 times chant of म each day। जब आप, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस ध्यान को कर रहे हैं, जब इस थेरेपी को कर रहे हैं, तब आपके आसपास शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और बस ये करने के बाद आप अपना पिलो रखो और सो जाओ। उसके बाद बस आपको ये इंस्ट्रक्शन देना अपने माइंड को कि मैं सबसे हैप्पी हूँ जो मुझे ये नींद मिली, मैं सबसे हैप्पी हूँ जो मेरी बॉडी के हर ऑर्गन काम कर रहा है, मैं सबसे हैप्पी हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं सबसे हैप्पी हूँ जो मैं हंस रहा हूँ, मैं सबसे हैप्पी हूँ जो मेरे शरीर में जो ये सांसें हैं मैं अपने आप ले रही हूँ, ये वेंटिलेटर के थ्रू नहीं है। आपको खुद पता चलेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, पता चलेगा कि इस बॉडी पार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। आपको धीरे धीरे टाइम के साथ समझ लीजिए तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, अगर आप अभी ही अपनी मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर हो जाते हैं। जो मैंने आपको ये 2 थेरेपीज बताई है, फोकस कीजिए इन 2 थेरेपीज पे और अपनी मेंटल हेल्थ को और डिप्रेशन को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश। मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी अगर डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मतलब सुख दुख तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सुख है अभी तो दुख भी आएगा ही, दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा ही, तो दोनों को बैलेंस करके चलिए। वो है तो ये जाएगा, ये जा रहा है तो वो आएगा ही आएगा। तो बस आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है कि इसका असर मेरे शरीर पे नहीं पड़ना चाहिए। बस बात आई और गई, सोचा और ठीक है। मेरे को उसको ऐसे नहीं कि घर तक और अपने बेड तक मैं सोचती रहूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऑफिस के काम, ऑफिस का वर्क वहीं, गेट बंद, ऑफिस आवर्स खत्म, वहीं पे छोड़ के आई।
जो है एक आपका टाइम, उसका टाइम स्लॉट आप उनके लिए ही रखिए। फैमिली मीन्स फैमिली, ऑफिस मीन्स ऑफिस। जब आप इस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो रखेंगे ना, तो आप खुद हैप्पी फील करेंगे, आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, अगर इन्हीं बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं योगा में अपने मेमोरी को किस तरीके से शार्प रखना चाहिए। जैसे जैसे मतलब हमारी एज होती जाती है, एज बढ़ती जाती है ना, हमारी मेमोरी वीक होती जाती है। जैसे कुछ सामान कहाँ रख दिया, अरे भूल गई, वहां क्या रख दिया, अरे भूल गई, क्या काम करना था भूल गई। मतलब इस तरीके से डिस्टरबेंस होता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई कई बार तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में मेनोपॉज के कारण भी होने लग जाती है। जब 40 के बाद उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स काफी होने लग जाती हैं। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर ये एक उसी का पार्ट भी होता है। तो मतलब मैं बोलूं तो ये एक पार्ट ही है। इसमें अगर आप योगा को कंटिन्यू करते हो तो यू कैन इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम। अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। इसे मेल्स की बात करें तो ये चीज एज के साथ साथ मेल्स में भी होने लग जाती है। आपकी माइंड की जो वीकनेस है वो बढ़ने लग जाती है। कई बार ऐसे होता है कि हम देख रहे हैं उस चीज को, कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है, हम देख रहे हैं और आपका ध्यान नहीं होता। देख तो आप उधर ही रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। फिर आपसे पूछते हैं हो गया, अरे मेरा ध्यान नहीं था। मतलब आप देख रहे हो, बॉडी के साथ प्रेजेंट हो, वॉच कर रहे हो, लेकिन योर माइंड इज नॉट प्रेजेंट इन दैट टाइम। आपका माइंड प्रेजेंट नहीं था। माइंड प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे में हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करना चाहिए, प्राणायाम को फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारा प्राणायाम और ध्यान। योगा इट्स अ मतलब एक देखा जाए तो शारीरिक आसन करें तो वो शारीरिक आपको इम्प्रूवमेंट देता है, फिजिकल इम्प्रूवमेंट देता है। पर एक देखा जाए तो मेंटली और स्पिरिचुअली आपको ध्यान, मुद्रा, प्राणायाम, ये सेशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम फिजिकली ओवरऑल फिजिकल फिटनेस की बात करें, ओवरऑल मेंटल फिटनेस की बात करें, तो बिना ध्यान, बिना प्राणायाम के योग कुछ नहीं है। बस ऐसे नहीं हम ये कर सकते हैं, हम इतना मोड़ सकते हैं, हम बैक तक देखो हम ऐसे जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं। वो तो अपने आप को एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक फिटनेस मेरी माइंड की एक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमको प्राणायाम को फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम में भी हमें जैसे कपालभाति हुआ, नाड़ी शोधन हुआ, भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, कपालभाति हुआ, तो इस तरीके शीतली प्राणायाम, गर्मियों में शीतली और शीतकारी प्राणायाम को फॉलो किया जाता है। आप इन प्राणायाम को फॉलो कर सकते हैं। और आप बात आती है ब्रीदिंग की। अब ब्रीदिंग को कैसे किया जाए, ब्रीदिंग को कुछ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ। आपको इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में लेके आना है, ठीक है। अब बिल्कुल रिलैक्स होके आपको बैठना है। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए सिर्फ इनहेल और एक्सहेल, और सांस आपको अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी पॉजिटिविटी देकर जा रही है। और आप उस सांस से उसका सब कुछ अपने शरीर के अंदर तक लेके जा रहे हैं, शरीर के प्रत्येक अंग तक लेकर जा रहे हैं। बस लंबा गहरा सांस को लेना और खाली करना। अब इसमें एक आपका प्राणायाम का ही पार्ट रहता है। प्राणायाम से डिफरेंट थिंग, लेकिन इसमें एक ध्यान के जो पार्ट होते हैं जिसमें रहता है ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा, बोला जाता है इसे। ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा, व्हाट इज ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा? ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा वह होती है जिसमें आपका गुस्सा शांत हो जाता है,
आपकी आपकी बॉडी में जैसे एक्साइटमेंट होती है, एक लेवल पे आ जाती है, हाँ ठीक है। एक टाइम होता है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं हम किसी चीज को लेके, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या, तो फिर एक लेवल तक आके इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस होने लग जाती है सारी चीजें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्योतिष केंद्र परीक्षा किस प्रकार की जाती है। अब आप मेरे साथ ही इस अभ्यास को कीजिए, ठीक है। अपने आसन में आइए, जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठिए। मैं क्या दूंगा, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग आपस में मिले रहेंगे, शेष 3 उंगलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस खाली कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल अडुल हो चुका है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं होगी। मन को बिल्कुल एकाग्र कीजिए, शांत कीजिए। सिर्फ अपनी सांस को आता हुआ और जाता हुआ महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप अपने शरीर को बिल्कुल शांत स्थिति में लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान जिस स्थान पर हम बिंदी लगाते हैं, this part is the center of the light, center of the energy। अपने इस बिंदु पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र कीजिए। अपनी पूरी एनर्जी इस बिंदु को देखने में लगा दीजिए। सर में थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा आपको। कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अपनी आंखें कोमलता से बंद ही रखें। अब अनुभव कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक पूर्णिमा का चांद उग रहा है, सफेद चमकता हुआ चंद्रमा। आप महसूस कीजिए जिस प्रकार उस चंद्रमा की रोशनी धरती पर एक प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार आपके मस्तिष्क की यह रोशनी आपके शरीर के प्रत्येक अंग को निरोगी बना रही है। अब ध्यान लगाइए पूरा अपने शरीर पर, जहां जहां यह रोशनी गिर रही है उन अंगों को देखिए। आंखें बंद ही रहेंगी, प्रत्येक अंग को देखने की कोशिश कीजिए।
अनुभव कीजिए, मैं ये टाइम अपने साथ बिता रही हूँ। इससे खूबसूरत समय और कोई नहीं है मेरे लिए। मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो रहा है। मेरे आवेग और आवेश बिल्कुल शांत हो रहे हैं। अपने मोह को विसर्जित कर दीजिए। किसी से मोह मत लगाइए। क्योंकि यह समय सिर्फ आपका है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, इस टाइम में आपको अपना सब कुछ दे रही है। सिर्फ यही कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस खाली कीजिए। तो प्रेयर पोजीशन में लेके आइए। अब लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रख लीजिए। जितना ज्यादा आप रख रहेंगे उतनी ज्यादा हीट आपकी दोनों हथेलियों के बीच आप महसूस करेंगे। अब इस हीट को आप सबसे पहले अपनी आंखों पर, फेस पर, अपने पूरे शरीर पर, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को जिस पार्ट पर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वहाँ पे टच कीजिए। अगर आपको घुटने में है तो इस तरीके से दोनों हथेलियां अपने घुटने पर, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो इस तरीके से अपनी दोनों हथेलियां अपने सर पर। और धीरे धीरे एक पॉजिटिव स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स। अब आपने देखा, मैंने ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षणा करवाई, मतलब आपके 3rd आई पॉइंट पे उस एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की। जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ेगी आपकी मेमोरी शार्प होती चली जाएगी। मतलब एक बार आप देखिए कि ध्यान में अगर हम जाते हैं मेमोरी शार्प करने के लिए, आपको कायोत्सर्ग का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो तो आप योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने रूटीन में अगर इन चीजों को, इस अभ्यास को, इस ध्यान को अपनाने लगते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ दोनों ही कन्वर्ट होने लग जाएंगी। बहुत अच्छी आपकी डिसीजन लेने की पावर हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी मेमोरी हो जाएगी, आपकी बॉडी में हमेशा हैप्पीनेस रहेगी। आपको कभी भी आप नेगेटिव नहीं सोचोगे और मतलब
एक हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो हमको सामने वाला भी वैसा ही पॉजिटिव दिखता है। थैंक यू।